स्रोत बताते हैं कि राजस्थान आज जहां है वो जमीन एक बहुत पुराने मेसोजोइक महाकल्प के एक विशाल भूखंड का हिस्सा थी, पैंजिया। हाँ, पैंजिया। ये सोचना ही कितना अजीब है। हाँ, ये कल्पना करना ही बड़ा रोमांचक है। एक ऐसा टाइम जब पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक अकेला विशाल सुपर कॉन्टिनेंट। वही था पैंजिया। और ये चारों तरफ से एक बहुत बड़े महासागर से घिरा था, जिसे कहते थे पैंथलासा। पैंथलासा, अच्छा। हाँ, समझ लीजिए एक बड़ी सी जमीनी पहेली जिसके चारों ओर बस पानी ही पानी। फिर तो बदलाव आया होगा, प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। कार्बोनिफेरस युग में इस बड़े पैंजिया में दरारें पड़ने लगी, ये टूटने लगा। अच्छा। और ये मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बटा। हाँ। उत्तरी हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। हाँ, या लॉरेशिया भी कहते हैं। हाँ। और दक्षिणी हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना, ये नाम सुना है। हाँ, राजस्थान के भूगोल को समझने के लिए ये बंटवारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कनेक्शन इन दोनों से है और इनके बीच बनी एक चीज से भी। इनके बीच क्या बना? इन दो बड़े जमीनी टुकड़ों के अलग होने से इनके बीच एक लंबा उथला सा समुंदर बन गया, जिसे भूवैज्ञानिक कहते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर, हाँ, ये नाम भी सुना है। और यही टेथिस सागर राजस्थान की कहानी में एक बहुत अहम रोल निभाता है। लेकिन इसका राजस्थान से क्या लेना देना, वो भी आज के टाइम में? इसका सीधा और बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। आज हम राजस्थान में जो बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलें देखते हैं ना। हाँ, जैसे सांभर झील। बिल्कुल, सांभर झील जो जयपुर के पास है, फिर नागौर और डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पर डीडवाना झील है, बालोतरा जिले की पचबदरा झील या बीकानेर की लूणकरणसर झील। हाँ। ये सब ऐसा माना जाता है कि ये उसी पुराने टेथिस सागर के बचे हुए हिस्से हैं, अवशेष हैं उसके। अरे, एक मिनट, मतलब थार रेगिस्तान के बीचों बीच ये नमकीन झीलें असल में करोड़ों साल पुराने समंदर की निशानियां हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। क्या इसी वजह से इनका पानी इतना खारा है? बिल्कुल। जब टेथिस सागर वो जमीन की अंदरूनी हलचलों के कारण पीछे हटा या सूख गया, तो उसके तल में जो नमक और दूसरे मिनरल्स जमा थे, वो इन झीलों के रूप में पीछे छूट गए। अच्छा। इसीलिए रेगिस्तानी इलाका होने के बाद भी यहाँ खारे पानी के इतने बड़े सोर्स मिलते हैं। तो ये कहानी हुई टेथिस सागर की। अब वो दूसरा हिस्सा, गोंडवाना लैंड, उसका क्या उसका भी कोई टुकड़ा राजस्थान में है? हाँ, और वो टुकड़ा राजस्थान की सबसे जरूरी भौगोलिक पहचानों में से एक है, अरावली पर्वतमाला। अरावली, हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखलाओं में गिनी जाती है और इसे उसी पुराने गोंडवाना लैंड भूखंड का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, तो मतलब राजस्थान का मैदान और झीलें तो टेथिस सागर की देन है, और यहाँ के पहाड़ गोंडवाना लैंड के टाइम के। सही। कितना गहरा और अलग-अलग भूवैज्ञानिक इतिहास है स्टेट का। ये अरावली पहाड़ तो फिर बहुत ही पुराने हुए। बहुत पुराने। ये पहाड़ तब बने थे जब पृथ्वी पर जीवन अभी अपने शुरुआती दौर में ही था। करोड़ों सालों की बारिश, हवा, धूप, इन सब ने इन्हें घिस दिया है। अपरदन जिसे कहते हैं। हाँ, इरोजन। इसीलिए आज ये हिमालय जितने ऊंचे नहीं है, लेकिन इनकी उम्र और इनका भूवैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये न सिर्फ राजस्थान के पानी के बहाव के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बल्कि यहाँ के मॉनसून और मौसम पर भी इनका गहरा असर पड़ता है। ये सच में यकीन करना मुश्किल है कि आज की जमीन के नीचे इतनी पुरानी कहानियां छुपी हुई हैं। चलिए अब थोड़ा आज पर आते हैं। एरिया की बात करें तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया। कितना है इसका कुल एरिया? कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,000? बाप रे! ये भारत के कुल एरिया का कितना हिस्सा हुआ? ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41%। हाँ, यानी भारत की कुल जमीन का 10वें हिस्से से भी थोड़ा ज्यादा अकेले राजस्थान के पास है। 10वें हिस्से से भी ज्यादा? हाँ, साइज में तुलना करें तो ये जर्मनी जैसे देश के लगभग बराबर है। जर्मनी के बराबर? अरे वाह! ये तुलना इसके बड़े आकार को समझने में मदद करती है। और मैंने सुना है इसके आकार के बारे में भी कुछ खास कहते हैं, जैसे ये पतंग जैसा दिखता है। हाँ, भूगोलवेत्ता इसके नक्शे के आकार को अक्सर पतंगाकार कहते हैं। पतंगाकार? हाँ, या ज्यादा तकनीकी भाषा में कहें तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। मतलब एक ऐसा चौकोर जिसकी चारों भुजाएं थोड़ी अलग अलग लंबाई की हैं और कोने भी ठीक 90 डिग्री के नहीं हैं। इर्रेगुलर रोम्बस जैसा। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये नाम किसने दिया था सबसे पहले?
सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन प्रोफेसर टीएच हैंडले ने किया था। उन्होंने राजस्थान के आकार को इस तरह बताया था। अच्छा, ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, ये इसके फैलाव को भी दिखाता है। फैलाव से मतलब? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई। बिल्कुल। अगर हम राजस्थान के नक्शे पर उत्तर में सबसे ऊपर वाले पॉइंट से दक्षिण के सबसे नीचे वाले पॉइंट तक एक सीधी लाइन खींचें तो ये लंबाई आती है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। हाँ, और वहीं अगर पूरब के सबसे बाहरी छोर से पश्चिम के सबसे बाहरी छोर तक लाइन खींचें तो ये चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर यानी चौड़ाई लंबाई से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, कितना फर्क हुआ ये? चौड़ाई लंबाई से 43 किलोमीटर ज्यादा है। 43 किलोमीटर। हाँ, यही अंतर इसके आकार को थोड़ा वो पतंगाकार या अनियमित बनाता है। एक तरफ थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। ये दिलचस्प है। अब जरा इसकी लोकेशन पर बात करते हैं। भारत के नक्शे पर और दुनिया के ग्लोब पर राजस्थान कहाँ पड़ता है? अगर हम इंडिया को देखें तो राजस्थान साफ तौर पे उत्तर पश्चिमी हिस्से में है, नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, नॉर्थ वेस्ट। दुनिया के मैप पर देखें तो ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है और ग्रीनविच लाइन के पूरब में। मतलब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ओके। और अगर एशिया महाद्वीप के हिसाब से देखें तो ये एशिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है, साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, ये तो हुई दिशाओं की बात, लेकिन किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पता चलती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सही कहा। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? हाँ, तो अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस ये बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर? ये तो कर्क रेखा के पास हुआ। हाँ, लगभग वहीं से, और ये उत्तर में जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अच्छा, 30 डिग्री 12 तक। तो पूरा का पूरा राज्य उत्तरी गोलार्ध में ही है। बिल्कुल। और उत्तर से दक्षिण ये लगभग कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? इन दोनों के बीच का अंतर है करीब 7 डिग्री, सटीक कहें तो 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड। ये बताती हैं कि कोई जगह पूरब में है या पश्चिम में। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 69 डिग्री 30 पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 78 डिग्री 17 पूर्व, यानी ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। सही। और पूरब से पश्चिम इसका फैलाव कितना हुआ देशांतरों में? देशांतरों में कुल अंतर है लगभग 9 डिग्री। सटीक है 8 डिग्री 87 मिनट, पर लगभग 9 डिग्री मान सकते हैं। लगभग 9 डिग्री। हाँ, और यही पूरब पश्चिम का फैलाव जो है ना, ये आगे चलकर एक बहुत ही मजेदार प्रैक्टिकल असर पैदा करता है। 9 डिग्री का देशांतरीय विस्तार, आप किस असर की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ सूरज उगने और डूबने के टाइम की, सनराइज और सनसेट की। अच्छा। हम जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए हमें सूरज पूरब से पश्चिम जाता दिखता है। हाँ। पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगते हैं करीब 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, ओके। तो अगर राजस्थान का पूर्व पश्चिम फैलाव लगभग 9 डिग्री है और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 9 गुणा 4 मतलब करीब 36 मिनट। एकदम सही हिसाब लगाया। इसी लगभग 9 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर के बीच जो लोकल सनराइज और सनसेट का टाइम है, उसमें करीब 36 मिनट का अंतर आ जाता है। 36 मिनट? आधा घंटे से भी ज्यादा? इसका मतलब है कि जब राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, मान लीजिए धौलपुर में, सूरज उग चुका होता है, हाँ, तब पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर में लोगों को सूरज उगने के लिए आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो काफी बड़ा फर्क है एक ही राज्य के अंदर। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फर्क है। सबसे पहले सूरज उगता है और डूबता भी सबसे पहले राज्य के सबसे पूर्वी पॉइंट पर। यह है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव। सिलाना गांव, धौलपुर। अच्छा, और सबसे बाद में जाहिर है सबसे पश्चिम में होगा। बिल्कुल, सबसे बाद में सूरज उगता और डूबता है जैसलमेर जिले के कटरा गांव के आसपास के इलाके में। ये राज्य के एकदम पश्चिमी छोर पर है। कटरा गांव, जैसलमेर। हाँ, तो एक ही राज्य में रहते हुए भी 2 जगहों के लोग सूरज को लगभग 36 मिनट के अंतर पर उगता और डूबता देखते हैं।
ये तो कुदरत के टाइम का एक गजब का पहलू है। अब एक और जरूरी लाइन की बात करते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या ये राजस्थान से गुजरती है? हाँ, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, हाँ, 23.5 डिग्री। वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से निकलती है, उनमें से एक राजस्थान भी है। राजस्थान के कौन से जिलों से? क्या ये बहुत बड़े हिस्से को कवर करती है? नहीं, ये राजस्थान के बस दक्षिणी सिरे को ही छूती है। ये मुख्य रूप से 2 जिलों से जुड़ी है। एक तो डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को बस टच करती हुई निकलती है। अच्छा, सिर्फ टच करती है डूंगरपुर को। हाँ, और बांसवाड़ा जिले के लगभग बीच में से होकर गुजरती से। है। कुशलगढ़ शहर कर्क रेखा के काफी नजदीक है। तो मतलब असर में सिर्फ 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाँ, प्रभावी रूप से इन्हीं 2 जिलों से। और अगर शहर की बात करें तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर हुआ? कर्क रेखा के सबसे पास का शहर बांसवाड़ा ही है। बांसवाड़ा। हाँ, और क्योंकि कर्क रेखा राज्य के बिल्कुल दक्षिण में है, तो जाहिर है कि राज्य का जो सबसे उत्तरी शहर है, श्रीगंगानगर, वो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर होगा। सही बात है, श्रीगंगानगर सबसे दूर। इस कर्क रेखा के गुजरने का सूरज की किरणों के एंगल पर भी कुछ असर पड़ता होगा ना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे कि इक्वेटर पर किरणें सीधी पड़ती हैं, हाँ, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वो तिरछी होती जाती हैं। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। कर्क रेखा वो सबसे उत्तरी लिमिट है जहां तक सूरज की किरणें साल में एक बार, यानी 21 जून को, हाँ, गर्मियों में गर्मी की संक्रांति पर लगभग सीधी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर पड़ सकती हैं। अब चूंकि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ किरणें कभी भी एकदम सीधी वर्टिकल नहीं होती। तो फिर राजस्थान में सबसे सीधी किरणें कहाँ महसूस होती होंगी तुलना में? तुलनात्मक रूप से सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में ही पड़ती हैं, क्योंकि वो कर्क रेखा के सबसे पास है। अच्छा, बांसवाड़ा में? हाँ, 21 जून के आसपास यहाँ सूरज की किरणें लगभग सीधी होती हैं, इसलिए गर्मी भी ज्यादा महसूस होती है। और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? जाहिर है, जो जगह कर्क रेखा से सबसे दूर उत्तर में होगी। हाँ, बिल्कुल। राज्य के सबसे उत्तर में जो श्रीगंगानगर जिला है, वहां सूरज की किरणें साल भर सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। श्रीगंगानगर में सबसे तिरछी? हाँ, जैसे जैसे हम बांसवाड़ा यानी दक्षिण से श्रीगंगानगर यानी उत्तर की तरफ जाते हैं, सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इसका मतलब यह है कि उतनी ही सूरज की एनर्जी ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाती है, तो प्रति यूनिट एरिया गर्मी कम महसूस होती है। और सर्दियों में तो ये तिरछापन और भी बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। आखिर में क्या हम राजस्थान के चारों कोनों, मतलब इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वहां बसे गांवों के नाम जान सकते हैं? ये एक तरह से राज्य की बाउंड्री को दिखाते हैं। जरूर, ये चरम बिंदु इस विशाल राज्य के फैलाव को दिखाते हैं। हाँ, सबसे उत्तर में टॉप पर जो गांव है वो है कोणा गांव। ये श्रीगंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में है। कोणा गांव, गंगानगर। हाँ, सबसे दक्षिण में नीचे है बोरकुंड गांव। ये बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। बोरकुंड, बांसवाड़ा। पूरब में सबसे ईस्ट में है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। ये वही जगह है जहां सूरज सबसे पहले उगता है। सिलाना, धौलपुर, हाँ, हमने बात की थी। और सबसे पश्चिम में वेस्ट में है कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। यहाँ सूरज सबसे बाद में उगता है। कटरा, जैसलमेर। तो कोणा, बोरकुंड, सिलाना, कटरा, ये नाम राजस्थान के विशाल कैनवस के 4 कोनों की तरह है। बिल्कुल। उत्तर में कोणा से दक्षिण में बोरकुंड तक 826 किलोमीटर, और पूरब में सिलाना से पश्चिम में कटरा तक 869 किलोमीटर की दूरी। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि राजस्थान सिर्फ अपने आज के आकार या एरिया में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसका भूविज्ञानिक इतिहास भी उतना ही गहरा और मजेदार है। पैंजिया, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के निशान आज भी यहाँ झीलों और पहाड़ों के रूप में मौजूद हैं। हाँ, और हमने इसके अनोखे पतंग जैसे या कहें अनियमित चौकोर आकार को समझा, इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले फैलाव को जाना, और देखा कि कैसे इस फैलाव का असर सूरज उगने के टाइम पे पड़ता है। पूरब से पश्चिम तक लगभग 36 मिनट का फर्क। सही। साथ ही कर्क रेखा का गुजरना और उसका सूरज की किरणों के एंगल पर पड़ने वाला असर भी हमने समझा। संक्षेप में कहें तो राजस्थान का भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ लकीरें और बिंदु नहीं है। ये करोड़ों सालों के भूवैज्ञानिक बदलावों का नतीजा है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने का नतीजा है,
और अंतरिक्ष में इसकी अपनी खास जगह का नतीजा है। ये सारी चीजें मिलकर यहाँ के सूरज उगने के टाइम से लेकर यहाँ के मौसम, पेड़ पौधों और शायद जीने के तरीकों तक को प्रभावित करती आई हैं और कर रही हैं।